हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों थर्मोडायनेमिक के ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के नीट एंड जेईई में आते हैं उसके ऊपर हमारा पूरा फोकस रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या दिया है। द हीट ऑफ कंबशन डेल्टा एच नॉट फॉर कार्बन सॉलिड, hydrogen gas and CH4 gas are -94, -68 and -213 किलोकैलोरी पर मोल। हमें डेल्टा एच नॉट निकालना है इस गिवन रिएक्शन के लिए। ये जो रिएक्शन हमें दिया गया है इस रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर आप लोगों ने अभी रिसेंटली मैंने एक वन शॉट सीरीज़ थर्मोडायनेमिक के ऊपर प्रोड्यूस किया है, तो आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा जो भी हमारे कंडीशंस होते हैं कि कहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है उसको मैंने काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है इस वन शॉट रिवीजन सीरीज़ को तो आप वहाँ पे जाके एक बार देख सकते हैं। आपको आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ पे कौन से फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हमें ये जो रिएक्शन दिया है इस रिएक्शन के अंदर हीट ऑफ रिएक्शन कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। ये हमें फाइंड आउट करना है। एंड क्वेश्चन के अंदर बच्चों यहाँ पे डाटा किस चीज़ का दिया है, हीट ऑफ कंबशन का डाटा दिया है। तो जब हीट ऑफ कंबशन का डाटा दिया होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, और अगर हमें रिएक्शन का डेल्टा एच निकालने के लिए पूछा जाए, मतलब डेल्टा एच नॉट आर पूछा जाए, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर रखी हूँ वन शॉट रिवीजन के अंदर। क्या होता है बच्चों, डेल्टा एच नॉट आर इक्वल टू समेशन ऑफ ए आई इंटू डेल्टा एच नॉट सी आर माइनस समेशन ऑफ बी आई इंटू डेल्टा एच नॉट सी पी। यहाँ पे डेल्टा एच नॉट सी आर क्या है बच्चों, रिएक्टेंट का टोटल एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंड ये समेशन ऑफ बी आई इंटू डेल्टा एच नॉट सी पी क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इज द समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जो टोटल कंबशन हमारा रिएक्टेंट का होगा उसमें से हमें टोटल कंबशन प्रोडक्ट का माइनस करना है। इस तरह से हम इस रिएक्शन के अंदर कितना एंथैल्पी में चेंज आएगा उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे ये जो डाटा हमें दे रखा है ये डाटा किस चीज़ का दिया है, हीट ऑफ कंबशन का डाटा दे रखा है। तो कार्बन का -94, हाइड्रोजन का -68 और CH4 का -213 हमें दे रखा है। तो ये जो गिवन रिएक्शन है इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज हम कैसे निकालेंगे। तो सिंस मैंने क्या कहा अभी, रिएक्टेंट के टोटल एंथैल्पी ऑफ कंबशन में से प्रोडक्ट के टोटल एंथैल्पी ऑफ कंबशन को माइनस कर दीजिए। तो रिएक्टेंट में देखिए कोफिशिएंट कार्बन का 1 है, तो 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, उसमें से माइनस क्या कर देना है 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4। अब कार्बन का कंबशन वैल्यू कितना है बच्चों, -94 प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का कंबशन वैल्यू है -68, और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का लेना है। तो प्रोडक्ट के अंदर कौन है, CH4, कोफिशिएंट इसका कितना है 1, और 1 इंटू हीट ऑफ कंबशन ऑफ CH4 कितना दिया है क्वेश्चन में -213। जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा -17 किलो कैलोरी पर मोल। तो आंसर यहाँ पे कौन सा होगा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें क्या दिया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डाटा दिया है बच्चों। C2H4 का हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है और हीट ऑफ फॉर्मेशन C2H6 का भी दे रखा है, और कितना दिया है X1 एंड X2। उसके बाद कहा गया है व्हाट विल बी द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ C2H4। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब है कि जब आप C2H4 का हाइड्रोजनेशन करोगे, C2H4 हमारा क्या है, ईथीन है, तो ईथीन को जब हाइड्रोजनेट करोगे तो ईथीन का हाइड्रोजनेशन से हमें क्या मिलेगा, ईथेन मिलेगा। मतलब एक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल सैचुरेटेड में जब कन्वर्ट होगा उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन कहते हैं। मतलब एक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में जब हाइड्रोजन के एडिशन को करके हम एक सैचुरेटेड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। और इस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के दौरान जितनी भी हीट में चेंज आई होगी वही हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहलाएगा। अब यहाँ देखिए ये जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है उसमें 3 कंपोनेंट है, C2H4, H2 एंड C2H6। अब यहाँ पे बच्चों हमें इन तीनों कंपोनेंट के किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, हीट ऑफ फॉर्मेशन का डाटा दिया है।
हाइड्रोजन, जैसा कि मैंने आप लोगों को वन शॉट रिवीजन के टाइम पे भी बताया हुआ है कि हाइड्रोजन या कोई भी एलिमेंट अगर अपने स्टेबल स्टेट में है, अगर अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो उसका जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है उसको ज़ीरो ले लिया जाता है। तो इसलिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन विल बी टेकन एज ज़ीरो। ये एक अजम्पशन है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हाइड्रोजन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो ज़ीरो ले लिया स्टैंडर्ड कंडीशन में। अब अगर हमें फॉर्मेशन डाटा दिया है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का अगर फॉर्मेशन डाटा दिया है, तो इस पूरे रिएक्शन के अंदर जो एंथैल्पी में चेंज आएगा उसको हम इस इक्वेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या किया है हमने, टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब कैसे इसको यूज़ करें देखो, तो प्रोडक्ट में कोफिशिएंट कितना है C2H6 का 1, तो 1 इंटू यहाँ पे C2H6 का कितना दिया है फॉर्मेशन वैल्यू, तो C2H6 का फॉर्मेशन आपको X2 दे रखा है, तो 1 इंटू X2 माइनस रिएक्टेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का सम। तो यहाँ दो दो है रिएक्टेंट, लेकिन हाइड्रोजन का कितना कहा मैंने, ज़ीरो, क्योंकि वो स्टैंडर्ड स्टेट में मौजूद है। और C2H4 का कोफिशिएंट 1 है बच्चों, तो 1 इंटू कितना हो गया, C2H4 का कितना दिया है हीट ऑफ फॉर्मेशन, X1 दिया है। तो जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको इस रिएक्शन का जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है उसकी वैल्यू पता चल जाएगी, विच विल बी इक्वल टू X2 माइनस X1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव फॉर। तो मैंने यहाँ पे बच्चों एक छोटा सा ट्रिक आप लोगों को दिया था वन शॉट रिवीजन के टाइम पे, और वो ट्रिक क्या था, आपको डेल्टा NG निकालना है। अगर डेल्टा NG पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब एंट्रोपी चेंज भी पॉजिटिव होगा, मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी। डेल्टा NG अगर बच्चों लेस देन ज़ीरो होगा तो डेल्टा S भी आपका लेस देन ज़ीरो होगा, मतलब एंट्रोपी आपकी कम होगी। और अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर डेल्टा NG आपका ज़ीरो है बच्चों, तो इसका मतलब एंट्रोपी आपकी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, मतलब इनिशियल और फाइनल एंट्रोपी आपकी सेम ही रहेगी। अब हमें यहाँ पे नेगेटिव पूछा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में बच्चों हम डेल्टा NG को निकाल सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन में गैसेस इन्वॉल्व है। प्रोडक्ट साइड 1 मोल है गैस आपका, और रिएक्टेंट साइड 0 मोल है गैस के, तो 1 माइनस 0 विल बी 1, मतलब डेल्टा NG आपका एक पॉजिटिव नंबर है बच्चों, 1 इज ग्रेटर देन 0, विच इम्प्लाइज डेल्टा S इज ग्रेटर देन 0, मतलब एंट्रोपी यहाँ पे क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम डेल्टा NG के बेसिस पे ही पता लगा सकते हैं, क्योंकि गैसेस इन्वॉल्व है। तो प्रोडक्ट साइड कितने मोल है गैस के बच्चों, 2 मोल है, और रिएक्टेंट साइड सिर्फ 1 ही मोल है। अगेन दिस डिफरेंस विल बी 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो एंट्रोपी यहाँ पे भी पॉजिटिव है, मतलब एंट्रोपी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन को कैसे पता लगाएं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ भी N2 गैस है, यहाँ भी N2 गैस है, लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पे प्रेशर कम है। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर प्रेशर आपकी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम अगर कम होगा बच्चों तो इसका मतलब गैसेस के मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए स्पेस कम मिलेगा। लेकिन अगर बच्चों प्रेशर आपका कम है तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल को मूव करने में ज़्यादा आसानी होगी, मतलब उसको फ्रीडम ज़्यादा होगा मूव करने के लिए। तो रैंडमनेस कहाँ पे ज़्यादा होगा, जहाँ पे पार्टिकल आसानी से मूव कर पाएगा। तो यहाँ रैंडमनेस ज़्यादा है, यहाँ रैंडमनेस कम है, तो इसका मतलब जहाँ पे लो प्रेशर है वहाँ पे आपका रैंडमनेस ज़्यादा है, और अगर यहाँ पे देखिए हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर में लेस रैंडम और लो प्रेशर में मोर रैंडम। इसका मतलब आपका सिस्टम लेस रैंडम स्टेट से मोर रैंडम स्टेट में जा रहा है, तो एंट्रोपी यहाँ पे भी बढ़ी होगी। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे लास्ट ऑप्शन को। तो लास्ट ऑप्शन में देखिए आयरन का 1 मोल दिया है, यहाँ भी आयरन का 1 मोल दिया है, लेकिन यहाँ पे 400 केल्विन है बेटा, और यहाँ पे आपका टेम्परेचर 300 केल्विन है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होती है तो रैंडमनेस ज़्यादा होती है। टेम्परेचर अगर आप ज़्यादा रखोगे तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर पार्टिकल की ज़्यादा होगी तो वहाँ पे रैंडमनेस भी ज़्यादा होगा। तो 400 केल्विन पे आपका रैंडमनेस ज़्यादा है, यहाँ पे मोर रैंडम है, दिस इज़ मोर रैंडम स्टेट। और 300 केल्विन जो कि लो टेम्परेचर है, तो यहाँ पे आपका रैंडमनेस क्या हुआ है बच्चों, लेस रैंडमनेस है।
तो मोर रैंडमनेस से लेस रैंडमनेस मतलब एंट्रोपी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर एंट्रोपी डिक्रीज है इसका मतलब डेल्टा एस आपका क्या है बच्चों, लेस देन 0 है, मतलब एंट्रोपी आपकी नेगेटिव कौन से केस में होगी, फोर्थ ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, the maximum work done in expanding 16 gram oxygen at 300 Kelvin and occupying a volume of 5 decimeter cube. 5 decimeter cube is nothing but 5 liter. आइसोथर्मली, तो कौन कौन से मेन की पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखिए, कीवर्ड्स को ध्यान में रखिएगा। एक तो हमें बोला है मैक्सिमम वर्क और यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, एंड साथ साथ में आइसोथर्मली कह दिया है, मतलब टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। इनिशियली वॉल्यूम यहाँ पे 5 डेसीमीटर क्यूब था और हमने एक्सपेंशन करके उसका वॉल्यूम कितना कर दिया, 25 डेसीमीटर क्यूब। ऑक्सीजन का अमाउंट दिया है 16 ग्राम बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ऑक्सीजन आपको ध्यान में रखना है, ऑक्सीजन आपको O2 में ही लेना है बच्चों, अनटिल एंड अनलेस इट इज़ नॉट मेंशन्ड, ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में ही लेना है, क्योंकि इसी फॉर्म में ऑक्सीजन आपका स्टेबल होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल हमारा कितना हो गया बच्चों, 16/32, इट विल बी इक्वल टू हाफ मोल। और टेम्परेचर कितना है बच्चों, जिस टेम्परेचर पे आप रिएक्शन करवा रहे हो 300 केल्विन। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बताने वाली हूँ, अगर आपको एक्सपेंशन करवा रहे हो, अगर आप एक्सपेंशन करवा रहे हो तो मैक्सिमम वर्क बच्चों हमेशा ध्यान में रखिएगा रिवर्सिबल का होता है। रिवर्सिबल जो आपका प्रोसेस होता है, अगर एक्सपेंशन हो रही है तो रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन आपका मैक्सिमम होता है और इररिवर्सिबल का वर्क डन आपका मिनिमम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम वर्क के बारे में ही पूछा है, तो बेसिकली हमें किसके बारे में पूछा है, रिवर्सिबल वर्क। और रिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला आप लोगों को मैंने वन शॉट रिवीजन के टाइम पे भी बताया है, -2.303 NRT log V फाइनल बाई V इनिशियल, -2.303 इंटू नंबर ऑफ मोल यहाँ पे हम निकाल चुके हैं 1/2 इंटू आर। अब सिंस यहाँ पे देखिए बच्चों आंसर हमें जूल में चाहिए, तो जूल में चाहिए तो आर की जगह पे कितना रखोगे, 8.314 इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना दिया है 300 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ वी फाइनल कितना दिया है 25, वी इनिशियल दिया है 5। सॉल्व करेंगे तो लॉग 5 आ जाएगा, लॉग 5 हमारा 0.7 होता है। इन सभी वैल्यू को बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद फाइनली हमें आंसर मिलेगा 2.01 इंटू 10 पावर 3 जूल, जो कि कौन सा ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है। तो आंसर इस क्वेश्चन का कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, व्हेन 1 मोल ऑफ अ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस एट T केल्विन अंडरगोज रिवर्सिबल एडियाबैटिक चेंज। की वर्ड्स आपको ध्यान में रखना है, एक तो रिवर्सिबल बोला है और कौन सा प्रोसेस बोला है, एडियाबैटिक बोला है। इनिशियली आपका गैस किस टेम्परेचर पे था, T केल्विन पे था, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी दे रखी है, 1 मोल दे रखी है। उसके बाद क्या बोला गया है कि 1 mole of monoatomic ideal gas at T Kelvin undergoes a reversible adiabatic change when a constant external pressure of 1 atm changes volume from 1 liter to 2 liter। मतलब जो प्रेशर है हमारा बच्चों ये कांस्टेंट है, प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है और चेंज यहाँ पे हम किस में ला रहे हैं, वॉल्यूम के अंदर, 1 लीटर से 2 लीटर, मतलब ये आपका इनिशियल वॉल्यूम है, ये आपका फाइनल वॉल्यूम हो गया। उसके बाद बोला गया है व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर हमारा कितना होगा ये हमसे पूछा गया है बच्चों। तो देखिए एडियाबैटिक के अंदर बच्चों आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए, और ये बात मैंने वन शॉट रिवीजन के टाइम पे आप लोगों को रिवाइज करवाया भी है, तो आप वहाँ पे जाके फिर से चेक कर सकते हैं कि किस तरह का रिलेशन मैंने आप लोगों को एडियाबैटिक के केस में कहा था रिवर्सिबल कंडीशन में यूज़ करने के लिए। तो टीवी टू द पावर ऑफ गामा -1, जहाँ पे गामा बच्चों क्या है, पॉइजन रेशियो है, एंड सिंस यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि गैस हमारा मोनो एटॉमिक है, तो मोनो एटॉमिक के लिए गामा कितना होता है 5/3 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1.67 हो जाएगा। तो टीवी टू द पावर ऑफ गामा -1 विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर हम यहाँ पे इनिशियल और फाइनल वैल्यू को इक्वल कर दें तो व्हाट आई विल गेट, T1 इंटू V1 टू द पावर ऑफ गामा -1 इज इक्वल टू T2 इंटू V2 टू द पावर ऑफ गामा -1 हो जाएगा। अब T1 हमें कितना दिया है क्वेश्चन में बच्चों, तो T1 हमें T केल्विन दिया था क्वेश्चन में,
और V1 हमें कितना दिया है, V1 इज़ 1 लीटर, V2 इज़ 2 लीटर, सभी वैल्यू को बस पुट करना है हमें। तो यहाँ से देखिए T1 V1 टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 इंटू V2 टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1। तो हमें फाइनल टेम्परेचर पता लगाना था, तो T2 को मैंने क्या किया, T1 डिवाइडेड बाई T1 मल्टीप्लाइड बाई V1 डिवाइडेड बाई V2 और एवरीथिंग इज रेज टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1। कैसे आया ये क्वेश्चन, T1 V1 टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 इंटू V2 टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1। तो फाइनली यहाँ से T2 कितना मिलेगा, T1 मल्टीप्लाइड बाई V1 टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई V2 टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1। अब दोनों के जो यहाँ पे बच्चों पावर है वो तो सेम है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इनको V1 बाई V2 टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1। अब गामा तो यहाँ पे बच्चों 5/3 है, 1.67 को मैं 5/3 भी लिख सकती हूँ। तो गामा के जगह पे 5/3 पुट कर देना, V1 के जगह पे 1, V2 के जगह पे 2 और T1 के जगह पे T। तो जब सॉल्व करोगे बच्चों तो फाइनली T2 कितना मिलेगा, T इंटू, इसको मैं सिंपली क्या लिख सकती हूँ, 1/2 टू द पावर ऑफ 2/3। इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर इज T डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ 2/3। ये हमारा फाइनल टेम्परेचर आएगा। ऐसा ऑप्शन है कहीं पे तो आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन हमें दिया गया है इसी फॉर्मेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फॉर द प्रोसेस H2O लिक्विड गिव्स H2O गैस एट T इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। बच्चों जब H2O लिक्विड H2O वेपर में कन्वर्ट होता है इस टेम्परेचर पे एंड 1 atm पे, तो बेसिकली इस कंडीशन पे क्या होती है, जो लिक्विड एंड वेपर फॉर्म होती है उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप होती है। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो आपका H2O लिक्विड है और H2O वेपर है ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। कौन से टेम्परेचर पे, व्हेन द टेम्परेचर विल बी 100 डिग्री सेल्सियस एंड द प्रेशर विल बी हाउ मच, 1 atm। नाउ क्वेश्चन में क्या कहा है, डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग में क्या फ़र्क होगा। तो बच्चों बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप यहाँ पे लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो, सपोज ये हमारा सिस्टम है, इसको हमने सिस्टम मान लिया क्योंकि हम सिस्टम किसको कहते हैं, जो हमारे ऑब्जर्वेशन में होता है। तो ये हमारा सिस्टम है जहाँ पे हम इस रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस रिएक्शन को अगर गौर से देखा जाए तो क्या नोटिस किया जा रहा है, H2O लिक्विड आपका वेपर में जा रहा है। अब लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमें हीट देना पड़ेगा। मतलब आपका जो प्रोसेस है बच्चों, इस प्रोसेस में क्या होगा, प्रोसेस के अंदर आपकी डेल्टा H पॉजिटिव रहेगी, डेल्टा H आपकी पॉजिटिव रहेगी क्योंकि लिक्विड को वेपर में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा H हमारी क्या है, पॉजिटिव है। किसकी डेल्टा H, सिस्टम की डेल्टा H। मतलब सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं तब जाके ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा। अब डेल्टा S क्या होता है बच्चों, अगर मैं सिस्टम की बात करूँ तो डेल्टा S सिस्टम हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा H सिस्टम अपॉन टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे आपका ये सिस्टम मौजूद है, तो किस टेम्परेचर पे ये सिस्टम मौजूद है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा H कितना है, पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव नंबर है बच्चों और पॉजिटिव नंबर को 100 से डिवाइड करोगे तो ओवरऑल वैल्यू तो पॉजिटिव ही मिलेगा। मतलब सिस्टम का जो एंट्रोपी चेंज है वो एक्चुअली में क्या है, पॉजिटिव है। अब लॉजिकली सोचिए कि अगर बच्चों यहाँ पे H2O लिक्विड को H2O वेपर में कन्वर्ट करना है तो इस सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया होगा। अगर हीट को सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है तो हीट लूज किसने किया होगा, सराउंडिंग ने। सराउंडिंग अगर लॉस करेगा तब तो जाके सिस्टम गेन कर पाएगा। तो अगर सिस्टम हीट को गेन कर रहा है लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, इसका क्लियर मतलब है कि सराउंडिंग के अंदर क्या हुआ होगा बच्चों, हीट का लॉस हुआ होगा। मतलब डेल्टा H सराउंडिंग क्या होगी, एक्चुअली में नेगेटिव होगी। अगर सपोज लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए 100 किलो जूल की ज़रूरत पड़ी, अगर ये सिस्टम के लिए डेल्टा H पॉजिटिव है तो सराउंडिंग ने कितना हीट को लूज किया है, -100 किलो जूल। मतलब सराउंडिंग का डेल्टा H में कितना लिखूंगी, इट विल बी -100 किलो जूल हो जाएगा। तो अगर डेल्टा H बच्चों नेगेटिव है तो डेल्टा S भी सराउंडिंग का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब डेल्टा H माइनस डेल्टा H डिवाइडेड बाई टेम्परेचर एट विच सराउंडिंग इज प्रेजेंट। तो अगर बच्चों डेल्टा H नेगेटिव है तो इसका क्लियर मतलब है कि डेल्टा S भी आपका नेगेटिव होगा। तो सराउंडिंग के अंदर एंट्रोपी में चेंज कितना होगा,
नेगेटिव, बट सिस्टम के अंदर एंट्रोपी में चेंज क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये आप ध्यान में रखिएगा बच्चों, सिस्टम की एंट्रोपी चेंज यहाँ पे पॉजिटिव है, सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया है, इन विच केस हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ग्रेटर देन 13.7 किलो कैलोरी। ये मैंने अपने वन शॉट रिवीजन के टाइम पे बताया है कि HF एक एक्सेप्शन केस है, इवन दो इट इज़ अ वीक एसिड, बट बिकॉज ऑफ द हाई हाइड्रेशन ऑफ F नेगेटिव आयन, इसका जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है बच्चों, अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूँ तो 16.8 किलो कैलोरी के आसपास होती है। तो ये बच्चों ये ध्यान रखना है कि HF आपका वीक एसिड है, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, एसिड का बेस के साथ रिएक्शन को कंसिडर करते हैं। तो ध्यान रखना, अगर HF किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है, HF किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है, तब जाके इसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इतना होता है। अगर वीक बेस के साथ होगा तब नहीं देखना है। तो यहाँ पे हमें बोला गया हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ग्रेटर देन 13.7 किलो कैलोरी। सो ये किस केस में होगा, जब HF का कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा, NaOH के साथ, क्योंकि NaOH बच्चों यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और NH4OH हमारा क्या है, इट इज़ अ वीक बेस, तो इसका कॉम्बिनेशन नहीं कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज़ द एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो। ये जो रिएक्शन हमें दिया गया है इसकी एंट्रोपी चेंज हमें फाइंड आउट करनी है। जितने भी रिएक्टेंट और जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके स्टैंडर्ड एंट्रोपीज हमें, मतलब स्टैंडर्ड एंट्रोपी मतलब S0 हमें दे रखा है, और हमें इन स्टैंडर्ड एंट्रोपीज की मदद से हमें इस रिएक्शन के अंदर एंट्रोपी में चेंज कितना आया है उसको निकालना है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, डेल्टा SR, मतलब इस रिएक्शन के अंदर जितनी भी एंट्रोपी में चेंज आ रही है उसको डेल्टा SR से इंडिकेट करेंगे, और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ AI इंटू S0 ऑफ P माइनस समेशन ऑफ BI इंटू S0 ऑफ R। S0 ऑफ P क्या है बच्चों, यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट है, और S0 ऑफ R क्या है, एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट है। अब प्रोडक्ट की वैल्यू देख लेते हैं बच्चों, तो प्रोडक्ट में कोफिशिएंट कितना है इसका 2, तो 2 इंटू S0 ऑफ H2O, प्रोडक्ट सिर्फ एक ही है, माइनस यहाँ पे रिएक्टेंट का टोटल वैल्यू ले लीजिए, तो रिएक्टेंट में 2 इंटू S0 ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू S0 ऑफ ऑक्सीजन। अब S0 ऑफ H2O हमें कितना दे रखा है 68, तो 2 इंटू 68 कर दीजिए, माइनस 2 इंटू S0 ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कितना दिया है 126.6 दिया है, और ऑक्सीजन का कितना दिया है, तो ऑक्सीजन का 201.2 दिया है। सॉल्व अगर बच्चों आप इसको करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे डेल्टा S0R कितना मिलेगा, इट विल बी 318.4। तो यहाँ पे माइनस 318.4 आएगा ये टोटल वैल्यू। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन होगा, मतलब एंट्रोपी आपकी यहाँ पे डिक्रीज कर रही है, जो कि आप क्लियरली इस क्वेश्चन में देख भी पा रहे हो। अगर इस रिएक्शन का डेल्टा Ng हम निकालेंगे बच्चों, तो प्रोडक्ट साइड में कोई भी गैस का मोल नहीं है तो 0, और रिएक्टेंट साइड में कितने गैस के मोल है 3, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा डेल्टा Ng विच इज़ लेस देन 0, और डेल्टा Ng अगर लेस देन 0 होता है तो जो ऊपर ट्रिक बताया मैंने उसके हिसाब से डेल्टा S भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कहा है, द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन अ सिस्टम गोज फ्रॉम अ स्टेट A टू B। एक सिस्टम है जो A से B में जा रहा है। अब A से B में जाने के दौरान इसने ऑब्जर्व क्या किया कि इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज आ रहा है दैट इज़ अराउंड 40 किलो जूल पर मोल। अब क्या कहा गया है कि इफ द सिस्टम गोज फ्रॉम A टू B बाय अ रिवर्सिबल पाथ, ये जो पाथ ये फॉलो कर रहा है ये रिवर्सिबल पाथ है। उसके बाद कहा गया है एंड रिटर्न टू द स्टेट A, मतलब घूम फिर के ये वापस कहाँ पे जा रहा है, A पे ही जा रहा है। बट ये इस दौरान B से A में जाने के दौरान ये किस पाथ को फॉलो कर रहा है बच्चों, इरिवर्सिबल पाथ को फॉलो कर रहा है। अब हमें कहा गया है व्हाट वुड बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो बच्चों क्लियरली देखिए, आपने स्टार्टिंग पॉइंट A लिया था, आप यहाँ पे B पे गए, बट B से दोबारा आप A पे आ गए, मतलब ये सिस्टम कैसा है, साइक्लिक सिस्टम है। और साइक्लिक सिस्टम जो होती है बच्चों उसमें
हमें किसका चेंज पूछा है, हमें तो इंटरनल एनर्जी की चेंज पूछी गई है। और इंटरनल एनर्जी बच्चों क्या होता है, स्टेट फंक्शन। और स्टेट फंक्शंस किसको कहते हैं, ऐसे थर्मोडायनेमिक फंक्शन जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किसके ऊपर, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर ये सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है तो डेल्टा यू को लिखेंगे कैसे, यू एफ माइनस यू वाई, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अब फाइनल वैल्यू भी सेम है, इनिशियल वैल्यू भी सेम है, क्योंकि आपका सिस्टम दोबारा से पॉइंट ए पे आ चुका है। तो अगर यू एफ और यू वाई सेम होंगे तो ये डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा बच्चों, ज़ीरो हो जाएगा। और ये बात मैंने रिवीजन के टाइम पे भी आप लोगों को कहा है। वन शॉट रिवीजन जिन्होंने नहीं देखा है बच्चों, आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले आप उसको देखिए, क्योंकि उसमें मैंने सारे शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताए हैं, कहाँ पे कौन से फॉर्मूले को लगाना है, किस तरह से फॉर्मूले को यूज़ करना है, इन सब चीज़ों को मैंने बता रखा है। तो अगर आप उसको देखेंगे तो आप लोगों के नीट एंड जेईई में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, स्टेट फंक्शन इंटरनल एनर्जी जो है ये डेल्टा यू की वैल्यू इसकी कितनी है बच्चों, इस रिएक्शन में ज़ीरो है। अगर इसी क्वेश्चन में हमें डेल्टा एच भी पूछा होता बच्चों, ये भी हमारा ज़ीरो ही होता, क्योंकि जितने भी हमारे साइक्लिक प्रोसेस होते हैं, जितने भी स्टेट फंक्शंस होती हैं, उनकी चेंज वैल्यू जो होती है साइक्लिक प्रोसेस में वो हमेशा ज़ीरो के बराबर ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। एक रिएक्शन दी गई है हमें, ये रिएक्शन है और इसमें हमें डाटा किस चीज़ का दिया है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, उसको ध्यान से देखिएगा। हमें जो डाटा दिया है बच्चों ये हीट ऑफ फॉर्मेशन का दिया है। किस किस का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, H2O2 का एंड H2O का, दोनों के हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दे रखी है। और हमें इस रिएक्शन के अंदर एंथैल्पी में कितना चेंज आएगा उसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले बच्चों, जैसा कि ऊपर भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अगर फॉर्मेशन का डाटा दिया होता है, अगर जितने भी रिएक्टेंट और जितने भी प्रोडक्ट हैं, अगर उनके फॉर्मेशन का डाटा दिया होगा तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट के अंदर से रिएक्टेंट को माइनस करेंगे। मतलब टोटल फॉर्मेशन जो होगा प्रोडक्ट का और टोटल फॉर्मेशन वैल्यू जो होगा रिएक्टेंट का, उन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है। तो डेल्टा एच नॉट आर हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, delta H naught R will be equal to summation of AI into enthalpy of formation of product minus summation of BI into enthalpy of formation of reactant। H2O2 का NH2O दोनों का फॉर्मेशन डाटा हमें क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट में क्या क्या है हमारे पास, 2 मोल ऑफ H2O, तो 2 इंटू डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O प्लस ऑक्सीजन का 1 है तो 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। तो ये हो गया टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन एंथैल्पी, और उसमें से क्या करना है, रिएक्टेंट का माइनस करना है। तो रिएक्टेंट के 2 मोल हैं तो 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 हो गया। जस्ट सारे वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देना है। तो 2 इंटू H2O का कितना दिया है बच्चों, तो -286 यहाँ डाल दिया। O2 यहाँ पे नहीं दिया है क्वेश्चन में, लेकिन मैंने आप लोगों को क्लियरली कहा है रिवीजन के टाइम पे भी कि ऑक्सीजन अगर अपने स्टेबल स्टेट में है, अगर ऑक्सीजन अपने स्टेबल स्टेट में है या कोई भी एलिमेंट अगर अपने स्टेबल स्टेट में है बच्चों, तो उसका हमेशा कितना लिया जाता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन का स्टैंडर्ड वैल्यू 0 लिया जाता है। तो इसलिए डेल्टा एच नॉट एफ जो ऑक्सीजन का होगा वो 0 हो जाएगा। -2 इंटू H2O2 का कितना दिया है बच्चों, -188। सभी यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन मिलेगा -196। तो इस तरह से बच्चों हमारा पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, डेल्टा एस नॉट विल बी हाईएस्ट फॉर द रिएक्शन। तो बच्चों देखो, मैंने अभी जस्ट ऊपर में ही एक ट्रिक आप लोगों को बताया था, उसी की हम मदद लेंगे। डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब एंट्रोपी चेंज भी पॉजिटिव है। डेल्टा एन जी अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब एंट्रोपी चेंज भी आपका नेगेटिव होगा। और अगर डेल्टा एन जी आपका 0 है किसी रिएक्शन में तो एंट्रोपी चेंज आपका 0 होगा, मतलब देयर विल बी नो चेंज इन एंट्रोपी। तो सबसे पहले डेल्टा एस नॉट हाईएस्ट बोला है, तो जिसका डेल्टा एन जी ज़्यादा होगा ना उसका डेल्टा एस नॉट भी ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले क्वेश्चन में डेल्टा एन जी बच्चों देखिए कितना होगा। पहले क्वेश्चन में प्रोडक्ट साइड में 0 मोल है गैस के और रिएक्टेंट साइड में ½ मोल है, तो डिफरेंस विल बी -½ दूसरे वाले केस में
प्रोडक्ट साइड में 1 मोल है गैस का और रिएक्टेंट साइड में 0 है, तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। एंड रेस्ट अदर केसेस में देखिए यहाँ 1 मोल है गैस के, तो 0 हो गया डिफरेंस। और यहाँ 2 मोल और रिएक्टेंट में भी टोटल गैस के मोल 2 है, तो 2 माइनस 2 आपका 0 हो गया। तो यहाँ तो कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब एंट्रोपी आपकी डिक्रीज हुई है। और यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब एंट्रोपी सबसे हाईएस्ट इन चारों में कहाँ पे होगा बच्चों? सेकेंड ऑप्शन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है बच्चों। इफ 50 कैलोरी आर एडेड टू अ सिस्टम, किसको ऐड किया जा रहा है? हीट को ऐड किया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। If 50 कैलोरी ऑफ हीट इज एडेड टू अ सिस्टम, अगर सिस्टम को हीट दिया जा रहा है तो हीट को हम पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं केमिस्ट्री में, तो कितना होगा? Q इक्वल टू प्लस 50 कैलोरी हो जाएगा बच्चों। और उसके बाद कहा गया है कि सिस्टम डज 30 कैलोरी ऑफ वर्क ऑन सराउंडिंग, मतलब वर्क यहाँ पे कौन परफॉर्म कर रहा है? सिस्टम कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर। तो जब सिस्टम वर्क बच्चों परफॉर्म करता है, तो सिस्टम जब वर्क परफॉर्म करेगा तो वर्क हमेशा नेगेटिव से दिखाया जाएगा, मतलब वर्क डन हमारा कितना होगा? -30 होगा। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को लगा दें तो डेल्टा यू हमारा Q प्लस डब्ल्यू होता है। Q यहाँ पे पॉजिटिव है, W हमारा नेगेटिव है बच्चों, तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट कर दोगे तो डेल्टा U हमारा +20 आ जाएगा। क्वेश्चन में हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही पूछा गया था, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कितनी है? 20 कैलोरी है। हमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पॉजिटिव मिला है, मतलब चेंज इन एंट्रोपी हमारी पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि एक रिएक्शन है हमारा CH4 प्लस Cl2 गिव्स CH3Cl प्लस HCl। इस रिएक्शन के अंदर एंथैल्पी में चेंज जो है, मतलब ये जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन के अंदर जो एंथैल्पी में चेंज आया है उसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। तो बेसिकली ये जो एंथैल्पी में चेंज है वो किसके अंदर है? रिएक्शन के अंदर। तो इसको हम डेल्टा H0R से इंडिकेट करेंगे। और ये कितना दिया है बच्चों? -25 किलो कैलोरी। अब यहाँ पे देखिए ये जो एक टेबल दिया है आपको, इस टेबल के अंदर हमें किसकी वैल्यू दे रखी है बच्चों? अलग अलग बॉन्ड के बॉन्ड एनर्जी का डाटा दिया है और यूनिट किलो कैलोरी में ही दिया है। तो बेसिकली हमें बॉन्ड एनर्जी का डाटा पता चल गया। कार्बन और Cl के बॉन्ड के तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी कितनी दे रखी है? 84 किलो कैलोरी। ठीक है। उसके बाद HCl का बॉन्ड एनर्जी कितना दे रखा है बच्चों? 103 किलो कैलोरी। इसी तरह से कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी है वो X दे दी गई है। और बॉन्ड एनर्जी जो आपका Cl और Cl के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए है वो Y दिया है। और X और Y के बीच में एक रिलेशन दे दिया है कि XY का रेशियो जो है 9/5 है। तो यहाँ से हमें X की वैल्यू कितनी पता चल जाएगी बच्चों? 9/5 टाइम्स ऑफ Y पता चल जाएगी। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि इन सभी इंफॉर्मेशन की मदद से Cl और Cl के बीच का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? तो Cl के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? Y। तो इनडायरेक्टली हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है Y को कैलकुलेट कीजिए। तो बच्चों देखो, हमें यहाँ पे अलग अलग रिएक्टेंट के अंदर जितने भी तरह के बॉन्ड हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है। और जब बॉन्ड एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी में चेंज आएगी, जिसको हम डेल्टा HR से इंडिकेट कर रहे हैं, उसको हम कैसे लिखते हैं? बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट में देखिए बच्चों कितने तरह के बॉन्ड है। सबसे पहले CH4 की बात करूँ तो यहाँ पे 4 बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है, तो 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH प्लस Cl और Cl के बीच में बॉन्ड है क्लोरीन के अंदर, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl हो जाएगा। तो ये तो हो गया रिएक्टेंट के साइड में। अब आते हैं प्रोडक्ट के साइड में। तो प्रोडक्ट में देखिए बच्चों ये CH3Cl दिया है। CH3Cl क्या होता है? 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और 1 कार्बन Cl बॉन्ड, तो 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH हो गया और 1 यहाँ पे बॉन्ड CCl का हो गया, तो प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CCl। और एक और भी तो है यहाँ पे प्रोडक्ट HCl, तो उसका हम लिखेंगे यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl। मतलब जितने भी टोटल रिएक्टेंट हैं उनमें जितने भी तरह के बॉन्ड हैं और जितने
टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड है उसको लिख लीजिए और उसमें से माइनस कर दीजिए टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब जस्ट आपको बस बच्चों वैल्यू पुट करना है। अगर ये फॉर्मूला याद है तो बाकी कुछ नहीं करना है, जस्ट वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देना है। डेल्टा एच आर क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था -25, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू सी एच का बॉन्ड एनर्जी कितना दिया है x, तो 4 इंटू एक्स प्लस सी एल का कितना दिया है क्वेश्चन में y दिया है, तो इसके सामने y, उसके बाद फिर से सी एच का x दिया है और सी एल का कितना दिया है, तो सी एल का 84 दिया है, तो 84 प्लस एल का कितना दिया है 103। सॉल्व कर लीजिए और यहाँ पे और भी हमें एक रेशियो दे रखा है बच्चों x बाई वाई इक्वल टू 9/5, तो यहाँ से x की वैल्यू 9/5 टाइम्स ऑफ y आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे किया क्या बच्चों, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे मैंने y के टर्म्स में लिख दिया, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे निकालना क्या था, y निकालना था। CL और CL के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी लगती है ये हमें फाइंड आउट करना था, तो इसलिए हमें y निकालना है, तो इसलिए x को मैंने इन टर्म्स ऑफ y से रिप्लेस कर दिया। जब x के जगह पे जहाँ जहाँ x के टर्म्स है वहाँ वहाँ पे अगर 9/5 y लिख दोगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, देखो -25 इक्वल टू 4 इंटू 9/5 y प्लस y, ये वाला -3 इंटू एक्स के जगह पे 9/5 y प्लस 84 प्लस 103। इसको सॉल्व करेंगे 187 आ जाएगा। इसको जैसे बच्चों फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इस इक्वेशन को फाइनली सॉल्व करने से -25 इक्वल टू इस ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे 41y/5 आ जाएगा और इसको सॉल्व करने से यहाँ पे 27/5y आ जाएगा और इस ब्रैकेट को अगर ओपन कर देंगे तो यहाँ पे कितना होगा -27/5y -187 एंड सॉल्व करने से फाइनली बच्चों यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी और ये y यहाँ पे कितना आता है 57.85। तो ऐसा ऑप्शन है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है व्हेन 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस जिसका Cp दिया है 5/2R heated from 300 Kelvin to 600 Kelvin at constant pressure, the change in entropy of a gas is। सबसे पहले प्रेशर हमें क्या दे रखा है, ध्यान दीजिए, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है, तो बेसिकली ये किस प्रोसेस की बात कर रहा है, आइसोबैरिक में। और आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर बच्चों एंट्रोपी चेंज हम कैसे निकालते हैं, तो इसका मैंने आप लोगों को वन शॉट रिवीजन के टाइम पे भी बताया है फॉर्मूले को। डेल्टा एस हमारा किसके बराबर होता है 2.303 NCP log T2/T1, या फिर आप यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हैं बच्चों, आपको नेचुरल लॉग के फॉर्म में दिया है, लॉन के फॉर्म में आपको लिखना है, तो आप यहाँ पे 2.303 को हटा सकते हैं। आप सिंपली फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, NCP ln T2/T1। अब n यहाँ पे नंबर ऑफ मोल है जो कि आपको यहाँ पे 2 दे रखा है, Cp आपको दे रखा है 5/2R, तो यहाँ पे Cp के जगह पे 5/2R इंटू लॉन ऑफ फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो 600/300, तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया और ये यहाँ पे कैंसिल होके 2 आ गया, तो 5R ln 2 यहाँ पे ऑप्शंस में हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस इज सब्जेक्टेड टू expand reversibly 10 times of its initial volume, the change in entropy of expansion। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है कि 1 मोल आइडियल गैस है और इस टेम्परेचर पे एक्सपैंड कर रहा है रिवर्सिबली 10 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। मतलब अगर मैं इनिशियल वॉल्यूम को V लेती हूँ तो फाइनल वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 10 टाइम्स ऑफ V हो जाएगा, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर थ्रू आउट आपको क्या कहा है बच्चों, कहीं पे भी टेम्परेचर को चेंज करने की बात नहीं की गई है। मतलब ये जो पूरा एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है ये पूरा इसी टेम्परेचर पे हो रहा है। मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस हमारा टेम्परेचर कैसा है बच्चों, कांस्टेंट है। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्लियरली यहाँ पे किस प्रोसेस की बात हो रही है, आइसोथर्मल की। और आइसोथर्मल के अंदर बच्चों एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला मैंने वन शॉट रिवीजन के टाइम पे आप लोगों को बताया है। डेल्टा एस हमारा 2.303 NR log V फाइनल बाय V इनिशियल होता है। तो 2.303 इंटू नंबर ऑफ मोल के जगह पे 1 इंटू R यहाँ पे कितना होता है बच्चों, R आपका 8.314 होता है जूल में। लेकिन कई बार मैंने अपने लेक्चर्स में बताया है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग 8.314 आप 25/3 यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आप r के जगह पे 25/3 ले लीजिए इंटू लॉग ऑफ, अब देखो यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम का रेशियो लोगे तो कितना हो जाएगा 10, तो log 10 हो गया। log 10 तो हमारा 1 हो गया बच्चों। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर यहाँ पे 19.1 आता है। तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर कौन सा है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन CH4 प्लस हाफ O2 गिव मिथेनॉल इज नेगेटिव। मतलब ये जो रिएक्शन दे रखी है उस रिएक्शन के अंदर जो एंथैल्पी में चेंज है वो आपको लेस देन 0 दे रखा है। ठीक है, अब आपको क्या क्या बोला है, इफ द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 एंड मिथेनॉल, ये जो CH4 है और जो मिथेनॉल है उसका कौन सा डाटा दे रखा है बच्चों, कंबशन का। मतलब डेल्टा H0C यहाँ पे मीथेन का कितना दे रखा है x, और डेल्टा H0C जो यहाँ पे मिथेनॉल का दे रखा है बच्चों ये कितना दे रखा है y। बट एक चीज़ ध्यान रखना जो कि मैंने आप लोगों को वन शॉट रिवीजन के टाइम पे भी बताया है थर्मोडायनेमिक के, कि हीट ऑफ कंबशन यूजुअली बच्चों क्या होता है, नेगेटिव होता है। दो एक्सेप्शंस बताए थे, नाइट्रोजन एंड F2 का। नाइट्रोजन और फ्लोरीन को छोड़ के रेस्ट अदर केसेस में हमेशा हीट ऑफ कंबशन नेगेटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब अगर वैल्यू बच्चों कभी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए पॉजिटिव भी दिया हो तो ध्यान रखना उसको नेगेटिव में जरूर कन्वर्ट करना। ठीक है, अगर नाइट्रोजन और F2 होगा तो उसको नहीं करना है, बट बाकी अगर होगा तो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देना अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यू पॉजिटिव दिया है तो भी। अब यहाँ पे बताइए, हमने ऊपर के कुछ क्वेश्चंस में बताया भी है आप लोगों को कि अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का हीट ऑफ कंबशन का डाटा दिया है तो हम इस रिएक्शन के अंदर एंथैल्पी में कितना चेंज आएगा उसको कैसे निकालेंगे। हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट में से हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट को माइनस कर देंगे। तो अब बच्चों यहाँ पे देखिए रिएक्शन हमारा क्या है, रिएक्शन हमारा है CH4 प्लस हाफ O2 गिव मिथेनॉल। तो रिएक्टेंट के अंदर क्या होगा, 1 इंटू CH4 का हीट ऑफ कंबशन प्लस ऑक्सीजन का तो कंबशन होता नहीं है, वो तो कंबशन को सपोर्ट करता है। तो जो सपोर्टर होगा बच्चों उसका कंबशन नहीं हो रहा है, इसलिए डेल्टा H0C ऑक्सीजन का हर बार 0 ले लेना। ठीक है, और यहाँ पे माइनस क्या करेंगे प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का कोफिशिएंट है 1 इंटू हीट ऑफ कंबशन ऑफ मिथेनॉल। अब सब वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए, CH4 का कितना रखेंगे -x और मिथेनॉल का कितना रखेंगे -y। तो -x माइनस और यहाँ पे इसके जगह पे -y, तो माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल वैल्यू आ चुका है किसका, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का। किस रिएक्शन का, जो रिएक्शन हमें क्वेश्चन में दे रखा है। बट क्वेश्चन में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या दिया था बच्चों, नेगेटिव दिया था। मतलब ये जो टोटल वैल्यू है बच्चों हमारा -x प्लस वाई, ये एक्चुअली में लेस देन 0 होना चाहिए। अगर लेस देन 0 है बच्चों तो इसका क्लियर मतलब क्या है, क्लियर मतलब है कि y विल बी लेस देन x। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे x आपका ग्रेटर देन y है, या फिर आप कह सकते हैं y इज लेस देन x। तो आंसर हमारा कौन सा हुआ यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इन अ फ्लास्क colorless N2O4 is in equilibrium with brown colored NO2। मतलब N2O4 है आपका और ये NO2 के साथ इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद है। NO2 यहाँ पे ब्राउन कलर का गैस दिखाया गया है और N2O4 जो है आपका ये एक्चुअली में कलरलेस है। ये आपको क्वेश्चन में कंडीशन दे दी गई है। उसके बाद यहाँ पे क्या कहा है कि एट इक्विलिब्रियम व्हेन द फ्लास्क इज हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस द ब्राउन कलर डीपेंस। मतलब जैसे ये रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम पे आएगा उस टेम्परेचर पे, मतलब उस कंडीशन पे आपको इस फ्लास्क को हीट करना है। जिस फ्लास्क में आप ये रिएक्शन करवा रहे हो उस फ्लास्क को आपको हीट करना है अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही आपने हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस पे ब्राउन कलर की इंटेंसिटी बढ़ गई। डिपेंस मतलब यहाँ पे ब्राउन कलर की इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका क्लियर मतलब ये बनता है बच्चों कि अगर आप हीट कर रहे हो तो आपका रिएक्शन किसकी तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तभी तो ब्राउन कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो इसका क्लियर मतलब है कि आपको हिंट के तौर पे ये कहा गया है कि रिएक्शन आपकी एक्चुअली में फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रही है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या बोला है,
एंड ऑन कूलिंग इट बिकम्स लेस कलर्ड। मतलब अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे, टेम्परेचर को लो रखोगे, तो जो कलर की इंटेंसिटी है वो कम होती जा रही है। कलर की इंटेंसिटी कम होती जा रही है, इसका क्लियर मतलब है कि आपका जो यहाँ पे रिएक्शन है वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो आपका धीरे धीरे ब्राउन कलर की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या क्या निकालेंगे, पहला कंक्लूजन तो ये निकालेंगे कि टेम्परेचर के बढ़ाने से आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और टेम्परेचर के कम करने से आपका जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिए हमेशा, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल कहता है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जो रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, अगर उस इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रिएक्शन आपका हमेशा उस डायरेक्शन में चला जाएगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जो एंडोथर्मिक नेचर का होता है। तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है, इसका क्लियर मतलब है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन हमारा कैसा है बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन हमारा एंडोथर्मिक है। और टेम्परेचर कम करने से अगर रिएक्शन बैकवर्ड में जा रहा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन हमारा क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। अब ये सारी चीज़ें अब हमें पता चल गई हैं कि कौन सा एंडो है कौन सा एक्सो है। तब डायरेक्टली आते हैं हम अपने स्टेटमेंट पे, और हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो पहला यहाँ पे देखिए बच्चों, डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन इज पॉजिटिव। इस रिएक्शन की बात हो रही है, N2O4 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2 मोल ऑफ NO2, डेल्टा एच इस रिएक्शन की पॉजिटिव है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों, बिकॉज N2O4 को NO2 में जब हम लेके जाएंगे तो रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक नेचर की है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा फॉरवर्ड का डेल्टा एच हमें देखना है। तो फॉरवर्ड का जब डेल्टा एच की बात करें बच्चों, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन एंडो है, तो इसका मतलब डेल्टा एच हमारी क्या है, पॉजिटिव। तो पहला स्टेटमेंट तो बच्चों सही है। दूसरा, पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीजेस ऑन हीटिंग। जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन आपकी कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड में, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, NO2 का। और NO2 बच्चों क्या है, एक पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, इसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। तो जब टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे NO2 का प्रोडक्शन होगा, और NO2 अगर बढ़ेगा बच्चों तो इसका मतलब पैरामैग्नेटिक नेचर भी सब्सटेंस का बढ़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तीसरा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू। तो डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन होता क्या है एक्चुअली में, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT होता है बच्चों। अब डेल्टा Ng हम कैसे निकालें, तो प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, यहाँ पे देखिए गैस के प्रोडक्ट साइड में 2 मोल है और रिएक्टेंट साइड में 1 है, तो डिफरेंस यहाँ पे 1 का हो गया। अगर ये डिफरेंस यहाँ पे पुट कर दोगे तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू विल बी इक्वल टू डेल्टा NgRT। डेल्टा Ng तो 1 हो गया। आंसर किस में निकालना है, कैलोरी में निकालना है, तो R कितनी हो जाएगी कैलोरी में, 2। और टेम्परेचर कितना दिया है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, तो कितना होगा ये 373 हो जाएगा। अब 2 इंटू 373 200 कैलोरी तो होगा नहीं, तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है बच्चों। और हमें पूछा भी क्या था, इनकरेक्ट ही पूछा था। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, थर्ड ऑप्शन। एंड लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, डाइमराइजेशन इज रिड्यूस्ड ऑन हीटिंग। करेक्ट है बच्चों, क्योंकि जब हम हीट कर रहे हैं तो हीटिंग से आपका रिएक्शन तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा है बच्चों, N2O4 टूटने के बाद NO2 में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। इसका मतलब N2O4 क्या है एक्चुअली में, N2O4 इज अ डाइमरिक फॉर्म ऑफ NO2। तो जब आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो N2O4 आपके डिसोशिएट होके क्या बनाते रहेंगे, NO2 बनाते रहेंगे। मतलब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि हीट करने से यहाँ पे आपका जो डाइमरिक नेचर है ये आपकी डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हेन एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली एंड रिवर्सिबली द फाइनल टेम्परेचर इज। सबसे पहले आप की पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, की पॉइंट्स में क्या क्या कहा है। एक तो कंप्रेशन हो रही है,
और यहाँ पे प्रोसेस एडियाबैटिक है और रिवर्सिबल वे में हो रही है। आपको फाइनल टेम्परेचर पूछा गया है। तो सबसे पहले बच्चों एडियाबैटिक में क्या होता है, क्यू आपका ज़ीरो हो जाता है। अगर Q ज़ीरो है बच्चों तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। अब Q को ज़ीरो कर दोगे तो इसका मतलब डेल्टा U यहाँ पे W के बराबर आ जाएगा। अब किस तरह की प्रोसेस हो रही है, कंप्रेशन। कंप्रेशन में वर्क हमेशा क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। केमिस्ट्री में एक्सपेंशन में वर्क आपका नेगेटिव होता है और कंप्रेशन वर्क हमारा क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपका वर्क पॉजिटिव है बच्चों, वर्क अगर आपका पॉजिटिव है, ठीक है, वर्क अगर आपका पॉजिटिव होगा तो इसका क्लियर मतलब है कि डेल्टा यू भी आपका पॉजिटिव होगा बच्चों, इट विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो। अब लॉजिक लगाइए यहाँ पे कि अगर वर्क आपका पॉजिटिव है तो इसका मतलब डेल्टा यू भी पॉजिटिव है, डेल्टा यू पॉजिटिव है इसका मतलब डेल्टा यू विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो। अब डेल्टा यू एक्चुअली में होता क्या है बच्चों, डेल्टा यू आपका होता है एन सी वी डेल्टा टी। ये चीज़ मैंने आप लोगों को वन शॉट रिवीजन में भी बता रखा है। तो डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी होता है। अब यहाँ पे बच्चों एन सी वी डेल्टा टी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो आप मुझे बताओ कि ये क्वांटिटी ग्रेटर देन ज़ीरो कब होगा, जब डेल्टा टी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, क्योंकि n तो हमेशा पॉजिटिव होगा, CV भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा टी अगर पॉजिटिव होगा तभी तो ये तीनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। अब अगर डेल्टा टी बच्चों ग्रेटर देन ज़ीरो है तो डेल्टा टी एक्चुअली में होता क्या है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। सो दिस डिफरेंस मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो विच इम्प्लाइज फाइनल टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन द इनिशियल टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस कौन से हैं देखिए, हायर देन द इनिशियल टेम्परेचर, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कहा है, हमें कहा गया है कि H2O लिक्विड H2O वेपर में इक्विलिब्रियम पे मौजूद है एंड थ्रू आउट द प्रोसेस आप देख सकते हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर आपकी कांस्टेंट है, प्रेशर एंड टेम्परेचर आपको कांस्टेंट दे रखा है। द करेक्ट सेट ऑफ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स आर, सबसे पहले डेल्टा जी के बारे में पूछा है। तो सिंस अगर रिएक्शन बच्चों इक्विलिब्रियम पे होगा तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा जी हमेशा ज़ीरो होता है। तो डेल्टा जी हमारा ज़ीरो हो गया। एंड रही बात डेल्टा एस की, तो डेल्टा एस हमारा कितना होगा बच्चों, तो देखो डेल्टा एस को निकालने के लिए हम क्या पता लगाते हैं, डेल्टा एन जी। और डेल्टा एन जी हमारा क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल को माइनस करो गैस वाले को। तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में 1 मोल है गैस का, रिएक्टेंट साइड में 0 मोल है गैस के, तो डिफरेंस यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर डेल्टा एन जी 1 है बच्चों विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, इसका मतलब डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए और डेल्टा जी आपका ज़ीरो होना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में अवेलेबल है विच इज़ फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है इफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH, BR एंड HBr आर 433, 192 एंड 364, मतलब हमें इनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसकी वैल्यू दे रखी है। मतलब इनडायरेक्टली ये डाटा किस चीज़ का दिया है, बॉन्ड एनर्जी का दिया है। और हमें पूछा क्या है बच्चों, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर एंथैल्पी में चेंज कितना है उसके बारे में पूछा है। तो हमने ऊपर कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। किसी भी रिएक्शन के अंदर एंथैल्पी में अगर चेंज निकालना है और अगर उसके अंदर अलग अलग बॉन्ड के बॉन्ड एनर्जी का डाटा दिया है तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में से बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट को माइनस कर देना है। अब रिएक्टेंट साइड कौन से बॉन्ड है बच्चों, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का, कितने बॉन्ड है, सिर्फ एक ही बॉन्ड है। तो 1 × 433 हो गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड एनर्जी, प्लस 1 × BR के बॉन्ड को तोड़ने के लिए 192, माइनस यहाँ पे देखो एक HBr में एक बॉन्ड है तो 2 मोल के अंदर 2 होगा, तो 2 × बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितना है 364। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से बच्चों यहाँ पे फाइनली हमारा आंसर आता है -103 किलो जूल। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है हमारा -103 किलो जूल विच इज़ फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, फॉर द रिएक्शन X2O4 लिक्विड गिव्स 2 मोल ऑफ XO2 गैस, आपको इस रिएक्शन की इंटरनल एनर्जी चेंज दे रखी है किलो कैलोरी में, डेल्टा एस आपको दे रखा है 20
यहाँ पे कैलोरी दे रखा है, और ये जो रिएक्शन हो रहा है बच्चों, ये रिएक्शन आपको 300 केल्विन टेम्परेचर पे करवाया जा रहा है, और इस रिएक्शन के अंदर जो डेल्टा जी है उसमें आपको चेंज पूछा गया है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा एन जी विल बी नथिंग बट प्रोडक्ट के मोल में से क्या करना, रिएक्टेंट के मोल को माइनस करना गैसेस वाले का। तो प्रोडक्ट साइड में 2 मोल है गैस के और रिएक्टेंट साइड में 0 मोल है गैस के, तो डिफरेंस आपका 2 हो जाएगा। तो डेल्टा एन जी बच्चों 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमें डेल्टा जी निकालना है, तो डेल्टा जी के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एस तो दिया है क्वेश्चन में बट डेल्टा एच नहीं दिया है, तो डेल्टा एच को कैसे निकालें, तो उसके लिए हमें एक डायरेक्ट रिलेशन हमें पता है। रिलेशन क्या होता है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी हम ऊपर निकाल चुके हैं, आर हमें पता है क्योंकि हमें तो कैलोरी के साथ डील करना है, तो आर यहाँ पे 2 रखेंगे। लेकिन डेल्टा यू बच्चों यहाँ पे किलो कैलोरी में दे रखा है, तो ध्यान रखना कि आर भी हमें किस में लेना पड़ेगा, किलो कैलोरी में। तो किलो कैलोरी में आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी। टेम्परेचर 300 डाल देना, तो डेल्टा यू के जगह पे क्या करेंगे, डेल्टा यू हमारा 2.1 होगा, प्लस डेल्टा एन जी कितना है, डेल्टा एन जी हमारा 2 है, आर यहाँ पे 2 इंटू 10⁻³ है, और टेम्परेचर हमारा यहाँ पे 300 है। सॉल्व करेंगे आपको डेल्टा एच की वैल्यू पता चल जाएगी, विच इज़ अराउंड 3.3 किलो कैलोरी। जैसे ही आपको डेल्टा एच की वैल्यू पता चल गई, आप यहाँ पे जाके डाल सकते हैं इस फॉर्मूले में। डेल्टा एस आपको यहाँ पे बच्चों गौर से देखो कैलोरी में दिया है, तो पहले मुझे इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि डेल्टा एच मैंने किस में निकाला है बच्चों, किलो कैलोरी में, तो डेल्टा एस भी किलो कैलोरी में ही होना चाहिए। और जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पे आंसर आता है -2.7 किलो कैलोरी। आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अ गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर। इंसुलेटेड है, इसका मतलब यहाँ पे हीट का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं हो रहा है। तो इसका क्लियर मतलब है कि यहाँ पे ये कौन से प्रोसेस की बात की जा रही है, ये आपका यहाँ पे एक तरह से इंसुलेटेड प्रोसेस है, मतलब इंसुलेटेड कंटेनर है उसकी बात की जा रही है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है बच्चों कि अ गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर of 2.5 atm from an initial volume of 2.5 liter to final volume of 4.5 liter. The change in internal energy delta U of the process, delta U of the gas in joule will be. First of all यहाँ पे बच्चों अगर इंसुलेटेड कंटेनर में आप रिएक्शन करवा रहे हो तो Q आपका कितना हो गया, 0। अगर Q 0 हो गया तो डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, W के बराबर। अब यहाँ पे देखिए आपको कहा है कि वर्क इज डन अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। जब आपको इस तरह का स्टेटमेंट दिया जाए कि वर्क इज डन अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, इसका मतलब यहाँ पे इरिवर्सिबल वर्क की बात हो रही है। और इरिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इट इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो P एक्सटर्नल की वैल्यू बच्चों कितना है, 2.5, V फाइनल आपका 4.5 है, V इनिशियल आपका 2.5 है। सॉल्व अगर करेंगे तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पे 4.5 माइनस 2.5 आपको 2 दे देगा, और यहाँ पे P एक्सटर्नल आपका 2.5 है ही, तो -2.5 इंटू 2 इट विल गिव यू -5 लीटर ATM। लेकिन ऑप्शंस आप देख सकते हैं जूल में दिया है बच्चों, तो 1 लीटर ATM कितने जूल के बराबर होता है बच्चों, इट इज़ अराउंड 101.3 जूल के बराबर होता है। तो ये जो हमें लीटर ATM में दिया है वर्क, उसको हम क्या करेंगे, जूल में कन्वर्ट करेंगे, और उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, लीटर ATM के जगह पे इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे और डेल्टा यू की वैल्यू को जूल में कैलकुलेट कर लेंगे। तो आंसर इज अराउंड -506.5 जूल, जो कि हमारे किसके आसपास है, आंसर थर्ड ऑप्शन के आसपास है। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया है, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2। मतलब कार्बन को जब CO2 में कन्वर्ट किया जा रहा है तो इस प्रोसेस के दौरान हीट ऑफ कंबशन हमें कितना दिया गया है, -393.5 किलो जूल पर मोल। मतलब 1 मोल कार्बन को जब फुली कंबस्ट किया होगा, फुली यहाँ पे इसको जला दिया गया होगा, फुली बर्न कर दिया होगा, तो इतना हीट आपको मिला होगा।
नाउ अब हमें कहा है द हीट रिलीज्ड अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम द कार्बन एंड ऑक्सीजन। आप ये बताइए बच्चों कि 1 मोल कार्बन को जब फुली कंबस्ट करेंगे, जब फुली उसको बर्न करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 मोल ऑफ CO2 में। तो ये जो हीट आपको मिल रहा है, ये हीट कितने मोल के प्रोडक्शन की वजह से मिल रहा है? 1 मोल ऑफ CO2 के प्रोडक्शन से। और 1 मोल ऑफ CO2 का मतलब कितना मास होगा? 44 ग्राम। तो 44 ग्राम जब CO2 का मिला होगा, तब जाके उस प्रोसेस के दौरान हीट कितना यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ होगा बच्चों? -393.5 किलो जूल। तो ये जो हीट है, ये कितने CO2 के मास के बनने की वजह से जनरेट हुआ है? 44 ग्राम। लेकिन हमें क्वेश्चन में कितने मास की वजह से निकालना है? 35.2 ग्राम। तो जब 35.2 ग्राम ऑफ CO2 को बर्न करोगे, तो इतने मास को बर्न करने से कितना आपको हीट मिलेगा, उसके बारे में पूछा गया है। तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है बच्चों। हमें पता है कि जब 44 ग्राम की वजह से इतना हीट मिला है, तो 35.2 ग्राम की वजह से कितना मिलेगा, उसको x ले लीजिए और फिर इन दोनों वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 44 ग्राम की वजह से -393.5 किलो जूल, लेकिन हमें निकालना है 35.2 ग्राम की वजह से, जिसको x मान लिया मैंने। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 44 इंटू एक्स इक्वल टू -393.5, 1 इंटू 35.2। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x यहाँ से कितना मिलेगा? -393.5 इंटू 35.2 डिवाइडेड बाई 44। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो सॉल्व करने से ये वैल्यू अराउंड -315 आता है, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है। तो बच्चों, मैंने रिसेंटली जो आप लोगों का 1 शॉट रिवीजन लिया है थर्मोडायनेमिक्स में, उसी से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे थर्मोडायनेमिक के अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया। क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देख लेंगे, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह से एग्जाम में आते हैं। तो आप लोगों को मदद मिलेगी कि किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप आप लोगों को मदद मिले बच्चों। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड जिन व्यूअर्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। आप लोगों को आगे और भी वीडियोस मिलेंगे, एंड और भी बहुत सिंपल सिंपल ट्रिक्स भी आप लोगों के लिए मैं केमिस्ट्री के अंदर लेके आऊँगी अपने चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।